जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से आज एक नए वीडियो में। दोस्तों अभी तक हम लोगों ने पढ़ लिया था केंद्रीय मंत्रिमंडल, जितना भी मतलब केंद्रीय परिषद पढ़ लिया था, केंद्रीय मंत्रिपरिषद, ठीक। सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पढ़ लिया था। फिर उसके बाद हम लोगों ने स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मतलब कि राज्य मंत्रिपरिषद पढ़ा था। आज हम लोग देखेंगे मंत्रिमंडलीय समितियों के बारे में, जो कैबिनेट कमिटीज होती हैं उनके बारे में। छोटा सा टॉपिक है, ठीक, जिसको कुछ ही देर में हम लोग अच्छे से समझ लेंगे। सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि ये जो मंत्रिमंडलीय समितियां हैं ये संविधानेतर हैं। क्या हैं? संविधानेतर हैं, या ये कह सकते हैं ये सब गैर संवैधानिक है, या इसको इस तरह से हम लोग कह सकते हैं इसका जो जिक्र है वो संविधान मतलब कि बाद में किया गया। ये संविधान में नहीं थे, ये संविधान के बाद में थे, ठीक। तो अब मंत्रिमंडलीय समितियां होती कितने प्रकार की हैं, ठीक। छोटा सा टॉपिक है ना, बहुत अच्छे से बहुत कम समय में हम लोग समझ लेंगे। मंत्रिमंडलीय समितियां होती हैं दो प्रकार की, एक होती है स्थायी समिति और एक होती है तदर्थ समिति, ठीक। ये तो इसका नाम ही है स्थायी, ठीक। स्थायी होती और तदर्थ समिति का मतलब क्या होता है, ये अस्थायी होती हैं। ये किस प्रकार की होती हैं? ये अस्थायी होती हैं। क्या होती हैं ये अस्थायी प्रकृति की होती हैं। अब बात आ जाए किसके द्वारा गठित की जाती हैं, तो याद रखना दोस्तों, ये जो समितियां हैं वो प्रधानमंत्री द्वारा गठित की जाती हैं, पीएम के द्वारा गठित की जाती हैं। अब अगर क्वेश्चन आ जाए कि इनके सदस्य कौन होते हैं, सामान्यतः जो होते हैं इनके सदस्य होते हैं कैबिनेट मंत्री। सामान्यतः बात अगर पूछ दे तो इनके जो सदस्य हैं ये दोनों समितियां स्थायी और तदर्थ, इनके जो सदस्य हैं वो होते हैं कैबिनेट सदस्य। लेकिन जरूरी नहीं है कि जो गैर कैबिनेट सदस्य भी होते हैं उनको भी इसमें आने से रोका नहीं गया, वो भी इसके सदस्य हो सकते हैं, ठीक। लेकिन सामान्यतः जो है वो कैबिनेट मंत्री होते हैं। प्रमुख कौन होता है उनका? प्रमुख होता है इनके प्राय प्रधानमंत्री, लेकिन अगर प्रधानमंत्री के सिवा भी इसमें गृह मंत्री और वित्त मंत्री भी इसके कभी कभी सदस्य हो सकते हैं। लेकिन एक चीज़ याद और रखना, अगर प्रधानमंत्री उस समिति में सदस्य के रूप में है, अगर सदस्य के रूप में है तो अनिवार्य रूप से जो प्रमुख कौन होगा, उसका प्रधानमंत्री ही होंगे। अब इसका कार्य हम लोग देख लेते हैं। कार्य क्या है इसका? चार, देखिए कार्य जो है पहले सबसे तो कार्य के पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि चार महत्वपूर्ण समिति कौन कौन सी हैं। जो चार महत्वपूर्ण समिति हैं वो राजनीतिक मामलों की समिति, इन्हीं का कार्य सबसे ज़्यादा मेन होता है। राजनीतिक मामलों की समिति, ये जो है राजनीतिक मामलों से सब जुड़े जितने भी काम हैं वो देखती हैं। फिर आर्थिक मामलों की समिति, ये सरकार की आर्थिक गतिविधियों से जो जुड़े मामले हैं उनकी देखरेख करती है, उनमें समन्वय भी स्थापित करती है। फिर है नियुक्ति समिति, सचिवालय में, बैंकों में, है ना, जितने भी महत्वपूर्ण पद है, उच्च पद हैं, उनकी नियुक्ति से संबंधित जो समिति है वो नियुक्ति समिति है। फिर इसके बाद है संसदीय मामलों की समिति, ये संसद से जुड़े मामलों को देखती है, ठीक। बहुत सिंपल सा था ये टॉपिक, ठीक। अब देखिए दो चीज़ और याद रखना, ये जो तीनों ऊपर की समितियां हैं, राजनीतिक, आर्थिक और नियुक्ति समिति, इनके अध्यक्ष जो हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। लेकिन ये जो लास्ट वाली है समिति, संसदीय मामलों की समिति, इसके अध्यक्ष होम मिनिस्टर जो होते हैं, मतलब कि गृह मंत्री होते हैं। तो आप लोगों को इतना समझ में आ गया। और याद रखना ये गैर मतलब कि संविधान के बाद की थी या संविधानेतर थी ये जो समिति है। दो आप लोग, ये टॉपिक ज़रा सा टॉपिक था, अब तक आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। इससे क्वेश्चन कभी कभी आ जाते हैं, लेकिन बाद में हम लोग इसको और खुल के पढ़ेंगे। हम लोग पढ़ेंगे संसदीय समितियों के बारे में, तब अच्छे से पूरे चैप्टर को पढ़ेंगे। अभी ये मंत्रिमंडलीय समितियां थी, इसको थोड़ा बहुत हम लोगों ने समझ लिया। फिर कल हम लोग पढ़ेंगे संसद, उसके बाद जब हम लोग संसदीय समितियाँ पढ़ेंगे, संसदीय समितियाँ, फिर हम लोग बहुत अच्छे से हर समिति के बारे में पढ़ेंगे, ठीक। तो तब तक के लिए दोस्तों आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए, एग्ज़ाम की अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कीजिए, एक अच्छे वे में कीजिए, ठीक। फिर हम लोग कल मिलेंगे संसद टॉपिक को कौन सा चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे? संसद। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।